स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। साइंस के क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है रिएक्टर पैमाने से, ऑप्शन बी है केल्विन पैमाने पर, ऑप्शन सी है डेसिबल में एंड ऑप्शन डी है पास्कल में। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम, ध्वनि की तीव्रता। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही होगा, भूकंपीय लहरों का आयाम। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए है रिएक्टर पैमाने में, ऑप्शन बी है डेसिबल पैमाने में, ऑप्शन सी है पीएच पैमाने में एंड ऑप्शन डी है सेल्सियस पैमाने में। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, रिएक्टर पैमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है सेल्सियस ताप, ऑप्शन बी है किलोवाट आवर विद्युत, ऑप्शन सी है RH गुणांक रक्त और ऑप्शन डी है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी हमारा सुमेलित नहीं है। रिएक्टर पैमाना किसके लिए होता है, भूकंपीय लहरों के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सही नहीं है। इसके बाद रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप के मापन के लिए उपयुक्त है, अन्य तीनों युग्म सही से सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ऑप्शन ए है हमारा सेल्सियस, ऑप्शन बी है फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन सी है हमारा केल्विन और ऑप्शन डी है रियूमर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, केल्विन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा होगा केल्विन। तो क्वेश्चन था हमारा, ताप के निम्नलिखित में किसके पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो इसका आंसर केल्विन होगा, केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं रियूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन बी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है गीगा काउंटर और ऑप्शन डी है रेनवेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ हमारा भूकंप मापी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, सिस्मोग्राफ के बारे में देख लेते हैं क्या है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के संसूचक एवं मापन हेतु प्रयुक्त होता है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है। कैस्कोग्राफ पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र है, जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने वर्ष 1900 में किया था। रेनवेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगा काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है पॉलीग्राफ एंड ऑप्शन डी है सिस्मोग्राफ। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है सिस्मोग्राफ के द्वारा, ऑप्शन बी है स्टेथोस्कोप के द्वारा, ऑप्शन सी है क्रोमोग्राफ के द्वारा एंड ऑप्शन डी है पेरिस्कोप के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा ए, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ का रिकॉर्डर क्या करता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए है हृदय की धड़कन, ऑप्शन बी है वायुमंडल का दबाव, ऑप्शन सी है भूचाल एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भूचाल। ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो भूचाल रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमको सुमेलित करना है भूकंप का मापन किससे किया जाता है, सिस्मोग्राफ से। ठीक है, और ऊंचाई को अल्टीमीटर से, विद्युत धारा को एमीटर से और प्रतिरोध को ओम से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा ए वाला,
322314, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समतल के विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, अल्टीमीटर नामक यंत्र से समतल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है और प्रतिरोध का ओम मात्रक होता है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है हमारा फेदोमीटर। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो फेदोमीटर से मापते हैं समुद्र की गहराई। ठीक है, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 4 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं। फेदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता और अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, समुद्र की गहराई। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो पहला है एनीमोमीटर। ठीक है, तो एनीमोमीटर का हम लोग क्या करेंगे? एनीमोमीटर से हम लोग मापेंगे वायु का वेग। ठीक है, सिस्मोग्राफ से भूकंप, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए, एनीमोमीटर वायु वेग को, ठीक है, सिस्मोग्राफ भूकंप को, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को और हाइग्रोमीटर आर्द्रता को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मैनोमीटर। मैनोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है? दाब को। ठीक है, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन के लिए। ठीक है, कार्डियोग्राम हृदय की गति के लिए। सिस्मोमीटर ये हमारा गलत है। ठीक है, पृष्ठीय तल की वक्रता ये हमारा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा गलत है। सिस्मो नामक यंत्र से भूकंप का मापन किया जाता है। कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने में किया जाता है। मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता, ऑप्शन बी है अत्यधिक उच्च ताप, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति और ऑप्शन डी है वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, तो फेनोमीटर का मापन किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी है पायरोमीटर, ऑप्शन सी है गायरोस्कोप, ऑप्शन डी है काइमोग्राफ। ऑप्शन ए है पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी है पायरोमीटर, ऑप्शन डी है गायरोस्कोप एंड ऑप्शन डी है काइमोग्राफ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा, पॉलीग्राफ। झूठ का पता किससे लगता है? कौन से आंसर? पॉलीग्राफ से लगता है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति मापने का यंत्र है और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप और हृदय की धड़कन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ को, ठीक है, में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन, ठीक है, एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र। ऑप्शन ए है बेवेल प्रोट्रैक्टर, बी है अल्टीमीटर, सी है सिनक्लाइन
और ऑप्शन डी है थियोडोलाइट। ठीक है, ऑप्शन डी है थियोडोलाइट। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कोणीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल के में कोणीय दूरी को मापने प्रयुक्त होने वाला यंत्र। तो ऑप्शन ए है बेवेल प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी है अल्टीमीटर, ऑप्शन सी है सिंक्लाइन, ऑप्शन डी है थियोडोलाइट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी होगा, थियोडोलाइट। ठीक है, इसका आंसर हमारा डी होगा, थियोडोलाइट। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का पहला नियम जाना जाता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी है जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी है संवेग के संरक्षण का नियम एंड ऑप्शन डी है ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा होगा जड़त्व का नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के बारे में देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहारित करने के लिए विवश ना करे। ठीक है, तो इसका मतलब है न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। और इसमें किसी भी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर ही वो अपनी अवस्था बदलता है, या वो विरामावस्था हो तो भी और या तो फिर वो गति अवस्था में हो तो भी, उस पर जब तक कि बाह्य बल नहीं लगेगा वो अपनी अवस्था नहीं बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन ए है कम काम करने में, ऑप्शन बी है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, ऑप्शन सी है उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, ऑप्शन डी है उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी वाला, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। ठीक है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बढ़ेगी घटेगी, ऑप्शन सी है रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एंड ऑप्शन डी है वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा कि वह क्या होगा, बढ़ेगी। यदि एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। ठीक है, व्यक्ति के गहरे सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। ठीक है, व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए है अपकेंद्रण, ऑप्शन बी है अपोहन, ऑप्शन सी है उत्क्रम परासरण, ऑप्शन डी है विसरण। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ए अपकेंद्रण। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में, ठीक है, वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र के बाहर की ओर होती है अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ठीक है, कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, बल दो प्रकार के होते हैं, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। तो अपकेंद्रीय में क्या होता है कि जिसकी दिशा केंद्र की ओर हो। ठीक है, बल की दिशा केंद्र की उसे अभिकेंद्रीय, और जो बल की दिशा के विपरीत कार्य करे, केंद्र के विपरीत कार्य करे, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत
किस पे आधारित है ये देखते हैं। ऑप्शन ए है अपकेंद्रीकरण पे, ऑप्शन बी है अपोहन पे, ऑप्शन सी है अति ऑप्शन सी है प्रतिक्रमण परासरण पे और ऑप्शन डी है विसरण पे। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा प्रक्षालन मशीन की कार्यविधि का सिद्धांत अपकेंद्रीकरण पर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? ठीक है, सदिश राशि नहीं है तो इसका आंसर होगा हमारा आयतन। ठीक है, आयतन आयतन हमारी सदिश राशि नहीं है। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, वैसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसी राशियाँ जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनमें दिशा की आवश्यकता है, इसे अदिश राशि कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियाँ, जबकि आयतन हमारी अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ठीक है, ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है ऊर्जा और ऑप्शन डी है कार्य। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संवेग। संवेग क्या है हमारी सदिश राशि है, तो संवेग हमारा सदिश राशि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि उन्हें कहते हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात हो। तो ऑप्शन ए है समय, ऑप्शन बी है चाल, ऑप्शन सी है विस्थापन एंड ऑप्शन डी है दूरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, विस्थापन। विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है द्रव्यमान एंड ऑप्शन डी है बल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा द्रव्यमान होगा और इसका आंसर हमारा द्रव्यमान होगा। जैसे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए द्रव्यमान क्या होगा संवेग और वेग को भाग करने पे हमें द्रव्यमान ज्ञात होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल गुणनफल है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन सी है भार और वेग का, ऑप्शन डी है भार और त्वरण का। ठीक है, तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, द्रव्यमान और त्वरण का। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। ठीक है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F=ma। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप की इकाई होगी। ठीक है, तो ऑप्शन है ए है हमारा 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 6। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी होगा 6। तो घन के किनारे की लंबाई की माप कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, घन का आयतन बराबर एक क्यूब, जहाँ एक घन की एक भुजा है। ठीक है, घन का क्षेत्रफल 61 स्क्वायर। प्रश्न अनुसार दोनों आपस में समान है, इसलिए एक क्यूब = 61 स्क्वायर, अतः 1 = 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऑप्शन सी है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें यह बताता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाओं की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए
केवल स्थितिज, ऑप्शन बी केवल गतिज, ऑप्शन सी वैद्युत, ऑप्शन डी है स्थितिज और गतिज दोनों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा केवल गतिज। हवाओं की दिशा, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। ठीक है, बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में जैसे विद्युत विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बहती हुई हमारी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा विद्युत रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा एंड ऑप्शन डी है विकिरण ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा ए होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए होगा गतिज ऊर्जा। वायु शक्ति में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसके बारे में। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों व पवन चक्कियों को चलाया जाता है। बहती हवा से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, या इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है, ऑप्शन है ए है स्थिरता का जड़त्व, ऑप्शन बी है गतिज का जड़त्व, ठीक है, ऑप्शन सी है जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन डी है द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा ए सही, स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, तो आंसर होगा ए। यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री का शरीर ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो वह संवेग H परिवर्तित नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा ए और बी दोनों सही हैं और आर एक की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा कथन है ए, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा व्यक्ति एक सीटी बजाने से अपनी गति को घर्षण में ला सकता है। ठीक है, ये कथन सही है। और जो कारण है आर, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो वह संवेग H परिवर्तित नहीं हो सकता। तो आर जो है ए कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके फलस्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण सिद्धांत का उल्लेख है, जो कि पूर्णतः सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी है बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी है हमारा, जब हम अपने पैरों को धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। और ऑप्शन डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, क्योंकि बर्फ में घर्षण कम होता है सड़क की अपेक्षा। ठीक है, सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर
उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बल में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन पर तथा उसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो इसमें कथन सही निष्कर्ष बताना है। तो भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ऑप्शन ए है यदि चलायमान वस्तु का भार कम होता है। ऑप्शन बी है प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। ऑप्शन सी है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी है अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसमें इसका आंसर सी सही होगा। एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम होता है। ठीक है, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है। ऑप्शन ए है 5.5 गुना। ऑप्शन बी है 4.5 गुना। ऑप्शन सी है 2.5 गुना और ऑप्शन डी है 10 गुना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा डी 10 गुना। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा 10 गुना। माना कि व्यक्ति का द्रव्यमान m है तथा नाव का द्रव्यमान n है। नाव प्लस व्यक्ति पर कूदने के पूर्व संवेग 0 है। व्यक्ति कूदने के उपरांत दोनों का संवेग m×5 माइनस n इंटू 0.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। m×5 माइनस n 0.5 इज इक्वल टू 0 समय संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 10। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।